जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? हेलो, हो रही है सर। हो रही है, चलें जी। चलें आगे जी। एफ, कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस हैज बीन फॉलोड इन पर्टिकुलर केस। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस के मतलब आपने अस्पताल जाना है, अस्पताल जाके आपने पहले एडमिशन लेना है, तो आपकी फाइल बनेगी, फाइल बनेगी तो फिर आपका बाद में एंट्री होगी और एडमिशन होगा और आपके काम चलता रहेगा। ठीक हो गया। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस, आपकी एफआईआर होगी तो एफआईआर के बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका चालान आएगा, चालान होने के बाद आपका समन किए जाएंगे, चार्ज फ्रेम होगा, और एविडेंस रिकॉर्ड की जाएगी, आर्गूमेंट्स होंगे और कन्विक्शन या अक्विटल हो जाएगी। ठीक हो गया। ये कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है। कोर्ट ने ये समझाना है कि वो ये सारा फॉलो किया जा रहा है। कोर्ट की प्रिजम्पशन क्या होगी कि ये सारा फॉलो किया जा रहा है। आगे कहता है दैट द एविडेंस विच कुड बी एंड नॉट प्रोड्यूस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके ये प्रोसिक्यूशन में कह रहे होते हैं, ये डिफेंस को प्ली ले रहे होते हैं या प्रोसिक्यूशन ये प्ली ले रहा होता है क्या, द एविडेंस विच कुड बी एंड नॉट प्रोड्यूस्ड वुड इफ प्रोड्यूस्ड बी अनफेवरेबल टू पर्सन हु विदहोल्ड इट। अब एक स्टार विटनेस था, स्टार विटनेस, स्टार विटनेस, आई विटनेस, ठीक है, उसको कोर्ट्स में प्रोड्यूस किया जा सकता था। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करते तो कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना है कि वो उनके अगेंस्ट डिपोज करना था। जैसे कि अब 302 में जो डॉक्टर है, डॉक्टर जिसने ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाई है, जिसने एग्जामिनेशन किया है, ठीक है, जिसने पोस्टमार्टम किया है, अब उसकी एविडेंस लाजमी है, बहुत नेसेसरी है, वो स्टार विटनेस है। अब प्रोसिक्यूशन उस डॉक्टर को कॉल नहीं करती, वो एज ए विटनेस नहीं बुलाती, तो कोर्ट ने ये प्रिज्यूम करना है कि वो डॉक्टर आता और इनके अगेंस्ट डिपोज करना था डॉक्टर ने। ठीक है, एक पार्टी के पास एविडेंस थी, अच्छी एविडेंस थी जो कि वो प्रोड्यूस पर कर सकती थी। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करती तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि आपका वो जो जो विटनेस, जो एविडेंस है वो इस पार्टी के अगेंस्ट जानी थी। समझ आइए आपको? जी सर, आगे जी। सर। चलें जी, ये था आपका 128, 100 जी। एच में, एच जो है, एच को आप सेक्शन 17 के साथ आपने मिला 15 के साथ मिला के पढ़ना है। सॉरी, आर्टिकल 15, 342 सीआरपीसी उसके साथ मिला के पढ़ना है, 340 सब सेक्शन 2 उसके साथ मिला के पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपने, आपको ज्यादा इसका कंसेप्ट मिलेगा। वो क्या कहता है, कहता है इफ अ मैन रिफ्यूज टू सर मुझे आंसर। लगता है इस टाइम किसी को समझ नहीं आ रहा। मैडम आपको कैसे लगता है? मैडम को खुद नहीं आ रही मेरे ख्याल। जी नासिर साहब, समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। मैडम रोआ साहबा, समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। मलिक साहब, समझ आ रही है आपको? यस सर। मैडम नाजुल साहबा, और कितनी आपको विटनेसेस रिक्वायर है? तो मुझे तक आ रही है। माशाल्लाह, देखें। और स्टार विटनेसेस हैं ये सारे लोग। हाँ, ये सारे स्टार विटनेस हैं। जी नाजुल साहबा। सर मैडम का मेरे ख्याल नेटवर्क इशू है। चलें जी, हमने बस ये आगे क्लास एग्जामिनेशन तक हमने पढ़ना है। ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए कोई इशू नहीं होता, वो रात को 4 बजे तक भी पढ़ते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए कोई भी इशू नहीं है। मैं अपनी आपको रूटीन बताऊं तो मैं सुबह 9 सर बजे फिर उठता हूं। आज 4 बजे तक की कर लें आप। नहीं, हमने जो नहीं पता है ज़्यादा फीडअप नहीं करना, हमने ज़्यादा नहीं पढ़ना। हमने, हमारी तो रूटीन भी यही है कि हम 5-10, 5-10, 10 से ज़्यादा कभी आर्टिकल नहीं पढ़े। मैं कहता हूँ कि आपको समझ आ जानी चाहिए। अब भी आप कहेंगे तो मैं यहीं पे क्लास रोक दूंगा। मैंने सर ज़्यादा नहीं ये आपकी खुलूस और मेहरबानी है सर। हाँ जी, मैं ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, पढ़ाता आप पढ़ाए वैसे, जी। पढ़ाए, कोई जी बात नहीं सर, चलें, रेडी हैं हम। चलें। ठीक है, अब एच क्या कहता है, दैट ए मैन रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन विच ही इज नॉट कंपेल्ड टू आंसर बाय लॉ,
the answer if given would be unfavorable to him. अब देखें सीए जो आपका 342 की स्टेटमेंट है, ठीक है, 342 स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, 342 सीआरपीसी 342 सीआरपीसी जो आपकी अक्यूज की स्टेटमेंट होती है, वहां पे अक्यूज को कोई भी क्वेश्चन किया जाए उसको कंपेल नहीं किया जाता कि आपने आंसर देना है, बिल्कुल कंपेल नहीं किया जाता। लेकिन कोर्ट क्या है, कोर्ट उस पर इन्फ्लुएंस ड्रा करती है कि इसने ये जवाब दिया है तो ये ऐसे जवाब क्यों दिया, अगर नहीं दिया तो उस पर इन्फ्लुएंस ड्रा करेगी कि ये जो इसने जवाब नहीं दिया ये इसके अगेंस्ट जाना है। ठीक हो गया। और 342 की स्टेटमेंट में जो मर्जी आप दुनिया जहान के झूठ बोलें, दुनिया जहान के जो मर्जी बातें करें, जैसी मर्जी स्टोरी आप उसमें नरेट करें, कोई आपको सजा नहीं होगी। ठीक है, 340(2) में एज ए विटनेस खुद अक्यूज खुद को विटनेस पेश करता है, ठीक है, उसमें आपको सजा होती है अगर आप झूठ बोलते हैं तो। ठीक है, फॉल्स एविडेंस देते हैं। सर जी मैडम। सर ये आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी रीड विद किया जा सकता है ना? 10A 10A ओके फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल। सर। नहीं वो आर्टिकल 10 है ना, उसमें भी यही ऐसी बात की गई है कि क्रिमिनेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर देना लाजमी नहीं होता। 10 में मैडम क्या कहता है, वो तो अरेस्ट एंड डिटेंशन से है मैडम। अरेस्ट एंड डिटेंशन 10 जो है ना, अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जी पाकिस्तान सर का। उसमें ही था शायद। नहीं चले नहीं, मैं देख लूंगी, पर सर ये कर जी। सकते हैं ना रीड विद उसके साथ भी? एक और आपका है सेक्शन 13, 13 है कि 13 जो है ना, 13B, उसमें है कि नो पर्सन शैल बी व्हेन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। सर ये फिर ये होगा हाँ, 13B होगा। 13B है कि किसी विटनेस को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ डिपोज करे। ठीक है, वो ओके अपने सर, खिलाफ थैंक यू। डिपोज करे। इसका कौन सा बताया आपने? एक तो 342 बताया सीआरपीसी, और दूसरा कौन सा बताया इसमें? 342 है और 340 सब सेक्शन 2। 340 सब सेक्शन 2। इसमें वो अगर देता है मतलब स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट तो उसे कन्विक्शन हो सकती है। उस पे हाँ, उसको कोई सजा हो सकती है, उसके खिलाफ मतलब फाल्स एविडेंस का की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। ठीक हो गया। अब वो कहता है ठीक। कि एक पर्सन जिसको मतलब क्वेश्चन किया गया है और वो क्वेश्चन जवाब देने के लिए कोर्ट उसको कंपेल नहीं कर सकती, जैसे 342 की स्टेटमेंट, अगर वो जवाब नहीं देता तो कोर्ट ये समझेगी कि वो जवाब इसके अगेंस्ट जाना था, इसके अगेंस्ट जाना था। ठीक है, उस जवाब से ये झूठा साबित होना था, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी। ठीक हो गया। आगे कहता है दैट व्हेन डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग एन ऑब्लिगेशन इज इन द हैंड ऑफ ऑब्लिगर, ठीक है, द ऑब्लिगेशन हैज बीन डिस्चार्ज। ठीक है, अब कहता है कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो ऑब्लिगर के पास है तो ये समझा जाएगा कि आपका वो ड्यूटी डिस्चार्ज हो गई है। जैसे कि आप देखें कि आप मॉर्गेज का आप कॉन्ट्रैक्ट देखें, मॉर्गेज का जब मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डॉक्यूमेंट किसके पास चला जाता है, मॉर्गेजी के पास चला जाता है। मॉर्गेजी ने अपने पास वो डॉक्यूमेंट रखना है। ठीक है, और जब वो मतलब उनका मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाता है, देन वो डॉक्यूमेंट, वही जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होता है वो वापस मॉर्गेजर के पास आ जाता है। इसी तरह आपका वो लेजी के पास चला जाता है जब कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है। देन जब वो लीज आपका एग्रीमेंट एंड होता है तो वही वापस डॉक्यूमेंट मिल जाता है लेजर को। ये कह रहा है वो कि जब आपका वो डॉक्यूमेंट वापस मिल जाता है तो यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो गई है। 129 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, एनीवन? 129 तक आपका किसी को सर
सर ये डी नंबर बता दीजिएगा थोड़ी सी। डी मैडम जी। डी का मैडम मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको इसकी फिर 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको। कहता है कोड में प्रिज्यूम दैट अ थिंग और स्टेट ऑफ थिंग्स which has been shown to be existence, thing या state of things which has been shown in existence, जो कि देखी गई है कि ये मौजूद है। ठीक है, इसका एग्जांपल रख लें कि आप के जैसे कि नासिर साहब और वकास साहब, ये आपस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट है। नासिर साहब लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस पाया गया, ये इनकी जो थिंग्स हैं ये एग्जिस्टेंस पाई गई है विद इन द पीरियड shorter than within which such thing are states of things usually cease to exist। अब usually cease to exist क्या है कि उनका जो कंट्रैक्ट था वो 5 साल का था। ठीक है, उनका कंट्रैक्ट 5 साल में सीज होना था। सीज टू एग्जिस्ट मतलब 5 साल बाद उनका कंट्रैक्ट सीज होना था। अब ये देखा गया कि वो तीसरे साल ये वकास साहब उसके टेनेंट हैं, चौथे साल भी टेनेंट हैं, पहले साल भी टेनेंट हैं, दूसरे साल भी टेनेंट हैं। ठीक है, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी कि वो उनकी एग्जिस्टेंस मतलब जो 5 सालों तक उनके वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट रहे हैं अनटिल कंट्रेरी प्रूव्ड। मैं आपको फिर एग्जांपल बताता हूं मैडम कि कोई भी आप एक दौरानिया देखें, किसी एक कंट्रैक्ट का दौरानिया सपोज के वो कहते हैं कि 10 साल है और पहले साल देखा गया कि वो चीज कंट्रैक्ट एज पर लॉ चल रही है, एज पर लॉ पहले साल चल रही है, तो कोर्ट ने ये प्रिज्यूम करना है कि वो 10 साल वही चीज कंटिन्यू रही है। कोर्ट ने यही प्रिज्यूम करना है अनटिल कंट्रेरी प्रूव्ड। सर मतलब मसला जो क्वेश्चन में होगा वो टाइम पीरियड होगा या रिलेशनशिप होगा यहाँ पर? रिलेशनशिप भी हो सकता है मैडम और कोई टाइम पीरियड भी हो सकता है। जैसे कि ये इनको अब देखें 100 जैसे 125 है 26 है। ठीक है, यस सर 25 में बताया गया कि वो कहता है कि आपके जो ये पार्टनर्स लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ठीक है, ये पार्टनर्स लैंडलॉर्ड या टेनेंट आपस में हैं या नहीं, हैं या नहीं। ठीक हो गया, तो को एक दफा देखा गया कि वो उनका वो टेनेंट वो पार्टनर्स एग्जिस्ट करते थे, एक दफा उनको देखा गया। ठीक है, तो कोर्ट ने ये प्रिज्यूम करना है कि वो पार्टनर्स ही रहे हैं जब तक वो उनकी पार्टनरशिप सीज नहीं होती। ठीक हो गया सर मेरा एक और जी सर। जी जी यस मैडम। सर आप बताएं। सर मतलब पहले जो हमने जो स्टार्टिंग वाले रूल्स हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के, वो हमने यही समझे हैं कि जब कोई बंदा जो चीज असर्ट करता है या क्लेम करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है। लेकिन जो ये लास्ट वाले जो हैं इनमें से ये जाहिर हुआ कि अगर कोई बंदा डिनाई करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर होता है। इनमें जी सर मतलब 125, 126, 127, 128 इन पर कोर्ट खुद ही प्रिज्यूम कर रही है सब चीजें। फिर अगर कोई बंदा नाकार करता है वहां पर आकर डिनाई करता है उस चीज को, तो उससे प्रूव करना होता हाँ है, जी एस्टेब्लिश करना फिर उससे पड़ता है। मतलब ये बिल्कुल थोड़े अपोजिट है ना फर्स्ट वालों से। बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें ठीक है इसमें सर। आप थोड़ी सी ऐसे देख लें कि यहाँ पे भी वही चीज़ है जो अलेज कर रहा है। यहाँ पे 126 में देख लो कि वो अलेज कर रहा है कि ये जो हमारी पार्टनरशिप या पार्टनरशिप सीज नहीं करती, ये हमारा रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट हो गया, खत्म हो गया, एक पर्सन कह रहा है। तो उसी ने प्रूव करना है कि मतलब खत्म हो गया। वैसे कोर्ट ने यही इसका प्रिज्यूम मतलब करना है कॉन्ट्ररी में आ रहा है। जी। सर जैसा कि अगर कोई किराएनामा जिस तरह से मालिक मकान और किराएदार है, उनमें से अगर जो है 4-5 सालों से कोई किराएदार रह रहा है और उसके बाद जो है अगर मालिक मकान कहता है कि ये मेरा नहीं है अब किराएदार, तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा मालिक मकान को। हाँ जी मैडम, उनको प्रूव करना पड़ेगा, सर इसमें जो मैडम कह उसको रही प्रूव हैं करना ऐसा पड़ेगा।
सर जो मैडम कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी जो अफर्म कर रहा है उसी को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ ये बात अलग है कि यहाँ पे जो वो अफर्म कर रहा है वो नेगेटिव है, मतलब वो ये कह रहा है कि ये चीज नहीं है, हाँ जी, तो हाँ फिर जी, उससे बिल्कुल प्रूव करनी पड़ेगी, अदरवाइज जनरल रूल वही है। वही चल रहा है। तो ऐसा इलिस्ट्रेशन आगे की मिसालें दी उससे ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। जी मैडम वरुआ साहबा, आपका कोई कन्फ्यूजन क्लियर हुई है? सर मतलब जो भी डिनायल वाले बंदे होते हैं उन पर कभी भी बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ तो हमेशा असर्शन वालों पर होता है ना, जो जनरल रूल तो यही कहता है। हम्म बाकी जो ये लास्ट वाले हैं वहां पर तो पूरा डिनायल आ रहा है ना, तो डिनायल पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ शायद शिफ्टिंग वाला सेंस है यहाँ पर कि सर शिफ्ट हो मैं रहा है, बताऊं, उनको एस्टेब्लिश करना है ये। जी जी नासिर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बताएं। सर सर मैं जी ये वकार कहना साहब। चाह रहा हूँ कि जी सर, ये जो जनरल रूल है उसमें तो ये बताया गया है कि जो अफर्म करता है उसी को प्रूव करना पड़ता है। तो मैडम जो कह रही हैं कि ये मतलब यहाँ पे कंट्राडिक्शन नहीं है। 126 अगर आप पढ़ें तो उसमें भी वो यही कह रहा है कि who affirms that he is not the owner, ठीक है, तो उसी को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है, वो डिनाइल में अफर्म कर रहा है, वो कह रहा है कि ये चीज नहीं है, वो इसी चीज को अफर्म कर रहा है, इसी चीज को वो क्लेम कर रहा है कि ये बंदा इस चीज का ओनर नहीं है, तो प्रूफ भी वही करेगा। हाँ जी सर पर असर्शंस तो हमेशा पॉजिटिव होती हैं और डिनायल्स हमेशा नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस पर होता है ना। मैडम रुआ साहबा, आप जी ना सर। 126 पे आए, मैं आपको ये चीजें आपकी जो ना क्लियर कर देता हूँ सारा कुछ। जी 126 सर पे आ गए। ये देखें, आपको शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन हो रही है शो है आपको सबको 126? जी सर हो रही जी है। जी हो रही। चलें, अब देखें कि इसकी मैं वर्डिंग पढ़ता हूँ, फिर आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। कहता है कि द क्वेश्चन इज वेदर एनी पर्सन इज ओनर ऑफ एनीथिंग ऑफ विच ही हैज बीन शोन इन पोजीशन। और क्वेश्चन ये है कि जिस पर्सन के पास ये मर्सिडीज गाड़ी है, क्या वो उसका मालिक है? क्वेश्चन ये है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज नॉट ओनर is on the person who affirm that he is not owner। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पे होगा कि जो कहेगा कि नहीं ये मालिक नहीं है। अब यहाँ पे पर्सन वो अलेज कर रहा है कि ये पर्सन मालिक नहीं है, तो उसी ने प्रूव करना है कि ये कैसे मालिक नहीं है। कोर्ट ने वही प्रूव करना है कि वही मालिक है। जी सर अब क्लियर हो गया। यहाँ पर अफर्म ही और अफर्म में दोनों आ जाती है, हाँ जी, नेगेटिव और पॉजिटिव। हाँ मुझे जी। लगता था कि जो हमेशा अफर्मेशंस होती हैं वो पॉजिटिव में होती है, यस में अफर्मेशन होती मैडम है। होती है कि तस्दीक करना, तस्दीक आपकी दोनों साइड पे हो सकती है। ओके सर, फिर ठीक है। ठीक हो गया। सिंपल वही चीज है कि ओके। ही हु अलेज मस्ट प्रूव इट, ही हु अलेज मस्ट प्रूव इट। मतलब जो दावा दायर करेगा, सूट फाइल करेगा, वही प्रूव करेगा हाँ जी, हाँ जी, टोटली उस पर। देन अगर प्रूव कर दिया फिर डिफेंडेंट पर ऑनर्स प्रूफ जाएगा। हाँ जी। ठीक हो गया। नहीं, इसमें दावा दायर करने वाला मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि 122 जो है उसमें वो कह रहा है कि स्पेशल नॉलेज जिस बंदे के पास हो। अब जिस बंदे ने दावा दायर किया जरूरी नहीं है कि उस बंदे के पास उस बात का स्पेशल नॉलेज हो। जिस तरह स्पेशल ये नॉलेज भी उसके पास ही होगा भाई। अब देखो, अगर किसी के पास मलकियत ही नहीं या कोई नॉलेज ही नहीं, वो कैसे दावा दायर करे या सूट फाइल कर सकता है? मैं आपको एग्जांपल ये देता कोई हूँ। सिर्फ जी मैं बताएं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो नवाज शरीफ वाला केस था, ये प्रॉपर्टी से इन्होंने कहा था कि आपने जी एसेट्स जो है ये आपने किस तरह बनाए हैं, तो उन्होंने इस हद तक बात तो उन्होंने एडमिट कर ली थी कि ये एसेट्स हमारे हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा था कि आपने एसेट्स तो एडमिट कर लिए हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब आपने प्रूफ करना है कि आपने ये एसेट्स किन से बनाए हैं। तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिस्चार्ज हो गया था यहाँ पे। हाँ जी, मीनिंग कि स्पेशल नॉलेज उनके पास था। यहाँ पे वो प्रोसिक्यूशन तो नहीं ना थी, वो तो मतलब दूसरी पार्टी थी, डिफेंडेंट थे।
यही कुछ है सर मेरी समझ में पता है क्या आ रहा है। सर एक बंदा है, वो किसी शॉप ले लेता है, 5 साल का लिख लेता है, 2 साल वो बिल्कुल ठीक तरह से कंटिन्यूसली वो चलता है। 2 साल के बाद सर वो शॉप छोड़ देता है। जैसे वो शॉप छोड़ता है 2-3 दिन बाद उसी शॉप में चरस या कुछ ऐसी वैसी चीज पाई जाती है। तो कोर्ट प्रिज्यूम ये करेगी कि इस बंदे ने 5 साल का एग्रीमेंट किया था, तो ये बंदा जो है ये ही क्रिमिनल होगा जब तक वो बंदा, अब वो बंदा जिसने वो शॉप छोड़ी थी, अब वो इस बात को साबित करेगा, भाई ठीक है 5 साल का एग्रीमेंट था लेकिन मैं 2 साल रहा हूँ, उसके बाद ये मैंने छोड़ दिया, अब इसका मुझे नहीं पता। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे आ जाएगा जो जो वो शॉप छोड़ के जाएगा। तो मेरी समझ में ये आ रहा है। ये स्पेशल नॉलेज ये है ना कि मैंने छोड़ दिया, ये उसी बंदे को पता है, ये कोर्ट को बताना उसकी जिम्मेदारी है कि मैंने छोड़ दी थी। ये स्पेशल नॉलेज है, मैंने छोड़ दिया। सर इस 122 में अगर इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़े तो मजीद इसकी मतलब क्लियर हो जाता है कि अब वो जो बंदा ट्रैवल कर रहा था विदाउट टिकट, अब उसको नॉलेज में था कि वो उसके पास टिकट है या नहीं। जी सर, यहाँ पे वो प्रोसिक्यूशन तो नहीं है ना, वो तो प्रोसिक्यूशन तो उसको मतलब चार्ज किया जा रहा है, वो यहाँ पे डिफेंडेंट है, सिविल में है। तो मतलब जी सर सिविल में है, तो मतलब यहाँ पे साबित फिर भी उसी करना पड़ेगा कि उसके पास उस टिकट है या नहीं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जिसने दावा दायर किया उसी ने प्रूव करना। हाँ जी, जिसके पास नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज है, वही उसने भी वो प्रूव करना होता है। सर जब चार्ज फ्रेम होते हैं बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट पे डाला जाता है क्योंकि सिर्फ उसकी नॉलेज में होते हैं। हाँ जी, वो कोर्ट लगा देती है ना, वो ओपीडी वो अलेज कर रहा होता है कि ये लायबल टू डिसमिस है, कोर्ट लगा देती है वेदर द सूट ऑफ प्लेंटिफ इज लायबल टू डिसमिस विद स्पेशल कोर्ट ओपीडी। सर जब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट में प्ली लेगा तो फिर ही कोर्ट उसके ओपीडी लगाएगी ना, वरना तो जो प्ली ली होती है प्लेंटिफ ने सूट में तो वो तो उसके बिहाफ पर तो जो कोर्ट वो ओपीपी। ठीक है अदनान साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट अपने हिसाब से भी कोई और मतलब इशू फ्रेम कर सकती है और जिसका पे चाहे मर्जी वो बटन डाल दे, वो तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर पर। हाँ जी कर सकती है। कोर्ट को लग रहा है कि ये इस पर्सन को इस चीज का नॉलेज होगा तो उस पर वो बटन डाल देगी। सर नहीं, अगर सिंपली आप देखें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर करते हैं तो फिर हमें मतलब मैं दावा दायर कर रहा हूँ अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो इसका सिंपली अगर डिफेंडेंट होली चुप खड़ा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने प्रूव करना है, मैंने वो दावा दायर किया है, मैंने उसका बताना है, स्टाम्प वाले का मैंने नोटरी वाले से अगर स्टैंप लगाई मेरी जिम्मेदारी, मैंने अटेस्टेड अगर कोई चीज करवाई है मैंने उसे प्रूव करने के लिए, वो मेरे लिए प्रूव करने के लिए मैं विटनेसेस जो है ना जी कोर्ट में जो दाखिल करूंगा वो उनके गवाहान वगैरह, वो सारी जिम्मेदारी तो मेरी आ जाती है। देन कोर्ट जो डिफेंडेंट की जिम्मेदारी लगाती है कि जब प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया खुद को तो फिर डिफेंडेंट की जिम्मेदारी आती है कि आप भी प्रूव करो आपके जिम्मे। हाँ जी सर इसके हम लोग सिंपल एग्जांपल ये ले लेते हैं, जैसा कि बेनामी सूट्स में होता है कि एक बंदा जो होता है इन पोजेशन होता है, वो उसने खरीदी किसी और के नाम पे होती है। जो इन पोजेशन होता है ना, वो कहता है मैं ओनर, अगर दूसरा कहेगा कि नहीं जी इसका मैं ओनर हूँ, ठीक है, तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसने साबित करना है कि दूसरा बंदा ओनर नहीं है जो इन पोजेशन है। हाँ जी यही कुछ है, सही एग्जांपल दिया सैम साहब, लेकिन अब आप ज़हन में रखें कि वो बेनामी ट्रांजैक्शन, ये बेनामी प्रॉपर्टी वाला सारा खत्म हो गया है। बिल्कुल अब वो 2018 का नया एक्ट बन चुका है, बिल्कुल वो आपकी बात ठीक है, वो ऑफेंस हो गया, अब कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। चलें ठीक है, अब यहाँ से मतलब 123 से 129 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? सर 123 में तो सर फिर दोबारा से कंफ्यूजन पैदा हो गई है सर।
मैडम 123 में कहता है कि एक पर्सन जो कि जिसको 30 साल से देखा जा रहा है, अगर कोई कहे कि वो बंदा मर गया है तो उसने प्रूव करना है कि हाँ जी प्रूव करो कि कैसे वो मर गया है, उसका डेथ No, no, सर्टिफिकेट sorry, sir. Sorry, 126, sir. 126। मैडम आपके पास आप एक घर में रहती हैं, आपके कब्जे में है, ठीक है, और मैडम रुआ साहबा कहें कि ये मैडम का घर ही नहीं है, तो मैडम रुआ साहबा ने प्रूव करना है कि ये नाजुल साहबा का घर नहीं है, आपके कब्जे में है, आप उधर रह रही हैं, तो कोर्ट ने यही प्रेज्यूम करना है कि आपका अपना घर है। नहीं नहीं सर, अभी जो हम जिसका पढ़ रहे थे, कहाँ चला गया? सर वो कौन? सर 129 है। वन 129 में तो बहुत चीजें हैं, मैडम ने पता नहीं कौन सा क्वेश्चन करना है। मैडम को नींद आई हुई है। चले अब कल का आपका ये टेस्ट है कि आपने 117 से 129 तक सारे पढ़ना है, और 129 जो है वो आपने ये 129 की इलस्ट्रेशन सारी पढ़नी है, ठीक है। तो कल से हम वो प्रॉपर आगे ले चलेंगे वो एग्जामिनेशन में। वो मैडम का चाहती हैं कि अब जब हम छुट्टी कर लें, उनके पढ़ने का मूड नहीं है, वैसे भी टाइम काफ़ी हो गया है, तो कल हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे ये एग्जामिनेशन से। आगे जो 130 है, इससे आगे एग्जामिनेशन 149 तक ये एग्जामिनेशन होती है विटनेस की, कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने, लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारा उसमें बताया गया है। स्कैंडलेस और इनडिसेंट क्वेश्चंस नहीं करने विटनेसेस पे, ये सारा 149 तक यही चलेगा, ठीक हो गया। तो कल हम इस डिटेल के साथ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चलें ठीक है, ओके ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैडम अल्लाह आपकी वजह से हमने क्लास खत्म कर दी है। सर मेरी वजह से नहीं सर, बहुत देर हो गई है सर। अच्छा, चलें चलें ठीक है। आपको नींद 11:30 आ तो गई। वैसे भी हो गए, ये तो आप मैडम पर अब बर्डन डाल रही है कि आपकी वजह से। चलें जी, सर ओके। अब कौन प्रूफ करेगा, मैं या आप? ये तो मैडम मैंने प्रूव करना है मैडम। अरे सर आप प्रूव कर देना, क्योंकि ये पहले बोल चुके हैं एक दफा कि नींद आ रही है। सर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है अब? मैं अलर्ज कर रहा हूँ ना ये कि मैं बल्कि अलर्ज कर रहा हूँ, तो मैंने ये प्रूव करना है। सर मैं जी उसी सेक्शन की बात कर रही थी कि इसमें दोबारा कंफ्यूजन, लेकिन सर मैं अच्छा चलें ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। सर ओनरशिप आपकी है सर मीटिंग की। अल्लाह हाफिज।